अस्सलाम वालेकुम। नॉवल क्रिएशन के लिसनर्स एंड रीडर्स, आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला की हाँ पुरउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इस वक़्त आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमल, नम्र अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल। ज़ुमर यूसुफ़ और फ़ारिज़ क़ाज़ी की कहानी। आइए शुरू करते हैं। ओके, अल्लाह ताला, आई एम सॉरी। मुझे कुरान तरतीब से पढ़ना चाहिए, मगर मैं क्या करूँ? मुझे ये सूरत बहुत पसंद है। फिर मुस्कुराकर कानों में हैंड्स फ्री पक्का करते कदम-कदम सड़क किनारे चलने लगा। अल्लाह ताला, मुझे आज भी याद है, जब मैं अब्बू के साथ मस्जिद आता था, तो वो मुझे चूंटियों की किताब दिखाया करते थे। तब मैं सोचता था, इंसानों को कीड़े-मकोड़ों से क्यों मिलाया जाए? मगर बहुत सालों बाद मुझे मालूम हुआ कि नमल कीड़ों-मकोड़ों की सूरत नहीं है, ये फैमिली की सूरत है। ख़ानदान को कैसे जोड़कर रखना है, मुझे आपने इस सूरत से सिखाया है। जामनी अंधेरे में वो सर झुकाए, मुस्कुराकर सरगोशी में बोलता जा रहा था। ऊपर कॉलोनी में किसी घर की छत पे कोई नौउम्र लड़की फ़ोन कान से लगाए आंसू बार-बार पोंछती। किसी नाइट पैकेज के तोफ़ैल अपने बॉयफ्रेंड से सरगोशी में बात कर रही थी। सामने वाले एक और घर में एक लड़का बिस्तर में लेटा, मोबाइल दोनों हाथों में पकड़े टिक-टिक मैसेज कर रहा था और चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी, जो मर्ज़े इश्क में मुब्तला लोगों के चेहरों पे उस वक़्त हुआ करती है। ये रात का वो पहर था, जब सिर्फ़ महबूब के लिए जागा जाता है। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान, बार-बार रहम करने वाला है। सड़क किनारे चलते घुंघराले बालों वाले लड़के के कानों में लगे हैंड्स फ्री में आवाज़ गूंजने लगी। तासीन। ये आयत हैं कुरान की और उस किताब की जो रोशन है। हाथ में पकड़े पेन पे उसने पॉज़ का बटन दबाया। ओ अल्लाह! बेबसी भरी मुस्कुराहट से आसमानों को देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाते गर्दन झुकाए चलता गया। मतलब कि मैं कभी-कभी हैरान हो जाता हूँ। ये किताब मुबीन वाली बात आपने कितनी दफ़ा बता दी कुरान में। फिर हर चंद सूरतों के बाद यही आयत क्यों ले आते हैं आप अल्लाह? मुझे सोचने दे। लब काटते आंखें ज़रा मीच कर वो वाकई सोचने लगा। हूँ। चंद लम्हे और सोचते हुए बड़बड़ाया। हर दफ़ा इस आयत का मुझे नया मतलब समझ आता है। देखें अल्लाह, इतना मुझे पता है कि अगर इन अल्फाज का सिर्फ एक ही मतलब होता, तो ये कुरान में बार बार ना दोहराए जाते। किताब मुबीन, किताब रोशन, यानी वो सड़क किनारे कदम उठाता सर झुकाए कह रहा था, यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं कि आगे जो आयत आप मुझे देंगे वो इस किताब की हैं, जिसके अलावा मुझे दुनिया में किसी चीज़ से कोई रोशनी नहीं मिलेगी, कहीं सुकून नहीं मिलेगा, कहीं खुशी नहीं मिलेगी। मुझे इस किताब के अलावा कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। कोई नहीं उंगली पकड़कर सही फैसले करना सिखाए। मेरे दिल की बात समझकर अल्लाह की बात और कोई नहीं समझाएगा। मुस्कुराकर खुशदिली से बोलते उसके तासुरात बदलते गए। आंखों में उदासी दर आई, दिल भर सा आया। अपनी जिंदगी की पेचीदगियां, दुख, खतरात सब याद आने लगे। क्या खोया और क्या पाया। जामनी सुबह में उदासियां घुलती गईं। ये हदायत है और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। कानों में घुलती वो मधुर आवाज कह रही थी। वो सामने वीरान अंधेर सड़क को उदासी से देखे गया। अल्लाह, आपको कैसे इल्म होता है कि इस आयत के बाद मैं अफसुर्दा हो जाऊंगा? कैसे आप फौरन अगली आयत में मरहम ले आते हैं? क्या आपको हर इंसान का इतना ख्याल होता है या मैं स्पेशल हूँ? अफसुर्दगी को जबरदस्ती दबाते वो शरारत से खुद ही हंस दिया। खुशखबरी और गहरी सांस ली। तो ये किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें फ़ैसला करना सिखाती है। ऐसा ही है ना अल्लाह?
آپ نے ان آیات کے ذریعے مجھے سکھایا ہے کہ برے دنوں میں انسان کیسے وہ آنکھ رکھے جو اسے وہ دکھائے جو ابھی پاس نہیں ہے، مگر کبھی تو ملے گا، کبھی تو ہمیں بھی وہ دن دیکھیں گے نا اللہ، جس کا وعدہ ہے۔ مگر اللہ، کیا یہ خوشخبری میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مگر مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اگر خود کو مومن سمجھوں تو خود پسندی ہے، عجب ہے، خود کو منافق سمجھوں تو یہ مایوسی ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ اداسی بڑھنے لگی، ارد گرد بھیگتی جامنی رات میں تنہائی بھرا ملال سا چھا رہا تھا، دل کی ساری ویرانیاں اس اندھیرے میں رچ بسنے لگی۔ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر کر سننے لگا، جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور دل پہ کوئی سل سی ہٹنے لگی۔ اوہ اللہ! یعنی کہ اگر مجھے قرآن کی خوشخبریوں کی امید رکھنی ہے تو میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت کی چھوڑوں گا اس وقت آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں ہم سب نماز پڑھیں، مگر نہیں، نماز صرف پڑھنے سے افاقہ نہیں ہوتا، نماز قائم رکھنا اصل چیز ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پر اور تمام ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ میں نماز نہیں چھوڑتا، مگر جس دن یہ سوچوں کہ نہیں چھوڑتا، اس دن ہی کوئی نہ کوئی قضا ہو جاتی ہے۔ میرے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، مجھے صرف یہی بات تکلیف دیتی ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اکیلے مسجد کیوں آتے ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وزن بڑھتا جا رہا تھا، دکھ، بے بسی، فکر مندی نے اس دم توڑتی رات کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کانوں میں تلاوت وہیں سے جاری تھی، اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تھینک یو اللہ۔ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور خود سے بولا، میں یہ تینوں کام کرتا ہوں، مگر مجھے پھر بھی اپنے اچھے ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ شاید یہی بہتر ہوتا ہے، جب تک ہمارے گناہوں کا گلٹ ہمارے ساتھ رہے، ہم کم از کم توبہ تو کرتے رہتے ہیں، اپنی عبادتوں پہ غرور تو نہیں آتا۔ پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ آس پاس کے لوگ میری نمازیں دیکھ کر، میرے منہ سے قرآن کی باتیں سن کر مجھے اتنا نیک کیوں سمجھتے ہیں۔ وہ اداسی سے بتا رہا تھا، اللہ، جب لوگ مجھے نیک کہتے ہیں تو مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر نیک سے نیک آدمی بھی دن میں 10,000 دفعہ خود کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور کئی دفعہ نہیں بھی روک پاتا۔ کتنا مزہ آتا ایمان ایک ہی دفعہ خرید لوں، اور پھر ساری عمر کی گارنٹی۔ یہ روز روز اپنے آپ سے جنگ، گلٹ، توبہ کا سائیکل تو نہ ہوتا۔ آپ نے زندگی اتنی پیچیدہ کیوں بنائی؟ نگاہیں اٹھا کر شکوہ کیا۔ دور صبح کی چڑیاں بولنے لگی، ان کی اپنی تسبیح تھی، ہر ایک کی تسبیح مختلف ہوتی ہے۔ ہاں، مگر اللہ، مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک دن زندگی اپنی ساری ناتمام خواہشات اور تکالیف کے ساتھ ختم ہو جائے گی، سب دکھ مر جائیں گے، اور وہ بڑا دن آئے گا جب ہم اور آپ مقابل کھڑے ہوں گے۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نماز کے بغیر اور اپنا مال اور ٹیلنٹ لوگوں پہ خرچ کیے بغیر میں یہ کہوں کہ مجھے آخرت پہ یقین ہے تو جھوٹ ہوگا۔ علم الیقین تو سب کو ہوتا ہے، مگر مجھے یہ کام کرتے رہنا ہوں گے آپ کو یقین دلانے کے لیے۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا بولتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی ساتھ سے گزرتے اسے دیکھتا تو سمجھتا وہ ہینڈز فری لگائے فون پہ بات کر رہا ہے، مگر ہر بات لوگوں کے سمجھنے کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تلاوت کی باروب مگر خوبصورت آواز سماعتوں میں ہنوز بکھر رہی تھی۔ البتہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے ہیں، اور وہ انہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں شدید نقصان میں رہیں گے۔ دم توڑتی رات کا وقت تھا، ماحول کی ہیبت تھی،
या तिलावत की आवाज़ का सहर। उसे लगा उसकी जिल्द के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई अजीब सा रौब था जो हर जगह छाने लगा। ये वो लम्हे थे जब वो सब कुछ भूल गया था। जुमर, फारस, हाशिम, अपनी जिंदगी की पेचीदगियां, कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ अपना अमाल नामा नजर आता था। तो अल्लाह, ऐसे आप आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाते हैं। बटन से पेन ऑफ करते हुए वो गोया जुर्जरी लेकर कह रहा था, जब मैं नमाज ना पढ़ूं या कुरान ना पढ़ूं या लोगों पे अपने हिस्से से खर्च ना करूं तो मेरा आखिरत पे ईमान कमज़ोर हो जाएगा और मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो बहुत अमल करने वाले होंगे मगर सिर्फ थकने वाले होंगे। ताज्जुब से उसने पूछा, जवाब उसे खुद भी मालूम था। जो चीज़ मुझे नमाज और कुरान से दूर करेगी, अल्लाह के रास्ते के अलावा जिस बेमकसद चीज़ में अपना माल या अपना टैलेंट लगाऊंगा, आप मुझे वो बेमकसद चीज़ें दिलचस्प और खूबसूरत बनाकर दिखाते जाएंगे और फिर मैं इन्हीं में भटकता रहूंगा। क्या सिर्फ एक नमाज का छोड़ देना इतना महंगा पड़ेगा? नमाज जाती जाएगी, बेमकसद चीज़ें आती जाएंगी, ऐसे चला जाता है ईमान। सिर्फ एक नमाज के जाने से, एक झूठ बोलने से, एक दिल दुखाने से। एक किनारे पे वो ठहर गया। ताज्जुब सा ताज्जुब था, हैरत सी हैरत थी। सर उठाकर उसने गहरे पुरइसरार आसमान को देखा। दिल भर सा आया। हैंड्स फ्री उतार दिए। अल्लाह ताला, आई एम सॉरी हर उस चीज़ के लिए जिसे मैंने नमाज से ऊपर रखा। मैं बार बार माफ़ी मांगूंगा। आप बस माफ़ करना मत छोड़िएगा। इसी तरह खुद से बड़बड़ाता वो कदम बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि मस्जिद के दरवाजे तक आन पहुंचा। गुल खान खिलाफे मामूल दरवाजे पे ही मिल गया। सादी अपने फजर के कुरान में उलझा था। उसे नहीं देखा। लबों में मध्यम सा अभी तक कुछ बोल रहा था। जूते उतारे तो साथ खड़े गुल खान ने हैरत से उसका बाजू हिलाया। किससे बोल रहे हो सादी भाई? वो जो अपनी दुआ खत्म करके दरूद पढ़ रहा था। झुक कर जूते उतारे, फिर उस छोटे पठान लड़के की जानिब मतवज्जो हुआ। मैं अल्लाह ताला से बात कर रहा था और नंगे पांव अंदर सहन में कदम रखा। दम तोड़ती रात की इस घड़ी सहन की ईंटें ठंडी थी। तौबा तौबा। गुल खान दो उंगलियों से बारी बारी दोनों कान छूता पीछे आया। अल्लाह से ऐसे बात नहीं किया जाता। और उधर मुसल्ले पर बैठकर अदब से बात करता है। मैं अदब से ही बात करता हूँ, जैसे अपने बड़ों से बात करता हूँ। वो नरमी से कहता अंदर चला आया। गुल खान को खूब गुस्सा आया। सादी भाई, अभी मौलवी साहब देख लेता तुमको ऐसे बात करता तो तुम्हारे पे फतवा लग जाता। अच्छा, तुम बताओ मुझे ये दुआ कैसे मांगते हैं? वो पुरसकून सा मुस्कुराता हुआ जमात वाले मरकजी कमरे में आगे बढ़ रहा था। अदब से, तमीज से, और उधर मसल्ले पे बैठकर दुआ मांगा जाता है। सर झुकाकर, रो रो कर। हाँ। हाथ हिला हिला कर खफकी से इशारा कर रहा था। सादी ने मुस्कुराकर उस छोटे पठान लड़के को देखा जो सफ़ेद पिशावरी टोपी पहने पांचे ऊपर चढ़ाए खड़ा था। अल्लाह हमारी वही दुआ कबूल करते हैं गुल खान, जो हमने दिल से मांगी होती हो। और दिल से निकली बातें नेचुरल होनी चाहिए, मसनूई, अल्फाजी और टीवी पे बैठे उल्मा वाली मुश्किल गाड़ी उर्दू नहीं यार। उसने बेचारगी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं आम जिंदगी में जो सादा जुबान बोलता हूँ, मुझे इसी नेचुरल अंदाज में अल्लाह से बात करनी चाहिए। तो वाह, तुम चलते फिरते कौन सा बात कर रहा था? हाँ। उसके अंदर के मुफ्ती को हजम नहीं हुआ। घूर कर मशकूक अंदाज में पूछा। मैं फजर का कुरान सुन रहा था। हर आयत के बारे में अपने ख्यालात अल्लाह को बता रहा था और उसके बाद मैं उनको वो बता रहा था जो मैंने कल किया और जो आज करूँगा। जालीदार टोपी सर पर लिए उसने रसान से जवाब दिया। बरामदे में लोग इकट्ठे हो रहे थे। कोई उसे इस्लाम करने रुका तो वो उधर मतवज्जो हो गया। फारिग होकर वापस घूमा तो गुल खान सोचती नजरों से उसे देख रहा था। मैंने पहले भी तुम्हें देखा है भाई, तुम ऐसे खुद से बोल रहा होता है। तुमको ऐसे अल्लाह ताला से बात करना किसने सिखाया? वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो उदास मुस्कुराहट थी। मेरी फुप्पो ने।
وہ بھی ایک زمانے میں ایسے ہی دعا مانگا کرتی تھی۔ مسکراہٹ آہستہ آہستہ لبوں سے غائب ہوگی۔ اب نہیں مانگتی۔ لوگ بدل جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر سر جھٹکا، بہت سے خیال بھی جھٹکے۔ تم بتاؤ، آج تمہارے تایا نے کس جگہ تھپڑ مار کر تمہیں نماز کے لیے اٹھایا ہے؟ اب کہ اس نے آنکھیں سکیڑ کر گل خان کے چہرے کے ادھر ادھر سے جانچا۔ آہ! گل خان نے غصے سے آنکھیں پھیلائی۔ ہم ایسا کوئی نشئی ہے جو خود نہیں اٹھ سکتا؟ ہاں؟ کمر پہ ہاتھ رکھے ناراضی سے اسے گھورا۔ سعدی نے اچھا والی انداز میں ابرو اٹھایا۔ گل خان اسی طرح گھورتا رہا، پھر قدرے جزبز سا گدی پہ ہاتھ رکھ کر قریب کھسکا۔ کیا گردن ابھی تک سرخ ہے؟ رازداری سے پوچھا۔ سعدی بے اختیار ہنس دیا، اس کے سر پر چپت رسید کی اور امامت کی جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ گنتی بھر لوگوں کی صفیں ترتیب دی جا رہی تھی۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ بس گنتی بھر لوگ۔ السابقون السابقون۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے، اور پھر فجر کی وہ گھڑیاں انسان کو کبھی دوبارہ نہ ملنے کے لیے کھو چکی تھی۔ روز فجر طلوع ہوگی مگر اس دن کی پھر نہیں آئے گی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا جب وہ سارا کے گھر کا گیٹ عبور کرتے اندر آیا۔ آفس کے لباس میں تیار، سیاہ سنہری کی چین انگلیوں میں گھماتے اس نے داخلی دروازہ بجایا تو فوراً کھل گیا۔ سامنے نور اسکول یونیفارم میں تیار کھڑی تھی۔ وہ اس کو پیار کرتا اندر آیا تو لاؤنج میں ذکیہ بیگم عمل کے بال بنا رہی تھی۔ ایک آنکھ اس کے بالوں پہ اور دوسری ٹی وی پہ شور کرتی کسی عورت پہ تھی۔ اس کے سلام کرنے پہ چونکی، پھر مسکرا کر خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا، ساتھ ہی ملازمہ کو آواز دی کہ ناشتہ لائے۔ تھینک یو نانی، میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ اپنی امی کی خالہ سے شائستگی سے معذرت کرتے وہ صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا۔ ارے سعدی تم؟ سارا اندر سے پرس اور بیگ اٹھائے عجلت میں چلی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رکی، حیرت سے سوال کیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں پکڑے کاغذ بیگ میں رکھے۔ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ آفس کے راستے میں سوچا آپ سے ادھر مل لوں، پھر وہاں تو وقت ہی نہیں ملتا باس۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ سامنے آئی، بالوں کا فرنچ جوڑا بنائے، لمبی قمیض، دوپٹے اور کانوں میں ٹوپس پہنے، شادی کی پروجیکٹ ڈائریکٹر آفس کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ کل کے پروگرام کا پوچھنا تھا، آپ آئیں گی نا؟ زمر اور فارس کا نکاح ہے کل۔ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس نے احتیاط سے لفظ چنے۔ سارا کے بیگ میں کاغذ گھسیڑتے ہاتھ ذرا کی ذرا ڈھیلے پڑے، گردن موڑی، ادھر ادھر بھاگتی بچیوں کو دیکھا۔ اپنے بیگز لو اور گاڑی میں بیٹھو فٹافٹ، میں آ رہی ہوں۔ پھر چہرہ اس کی طرف پھیرا، ذرا پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں، ندرت آپا نے فون کیا تھا، مجھے خوشی ہوئی سن کر۔ ہاں، تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔ فارس کو رہا ہوئے ابھی 3 ہفتے تو ہوئے ہیں، مگر ضرور یہی اچھا ہوگا۔ سر ہلا کر کہتے اس نے موبائل بیگ کے زپ والے خانے میں رکھا۔ آپ آئیں گی نا؟ اصل میں میری پلاننگ کمیشن کے کچھ عہدیداروں کے ساتھ کل میٹنگ ہے۔ کل اتوار ہے خالہ۔ تو لنچ پہ ہے نا میٹنگ؟ ذکیہ بیگم نے نفی میں تکان سے سر جھٹکا۔ آپ کو پتا ہے میں 15 منٹ میں پلاننگ کمیشن والوں سے لنچ کی تاریخ اور وقت معلوم کر لوں گا۔ اوکے سعدی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں آ سکوں گی۔ ہم لوگ آپ کی فیملی ہیں، آپ کو آنا چاہیے۔ میں جتنا سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہوں اتنے ہی سب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے شاکی نظروں سے سارا کو دیکھا۔ تمہیں پتا ہے میں گیدرنگز میں نہیں جاتی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ فارس ماموں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حیرت بھرے دکھ سے وہ کہہ رہا تھا، وہ قاتل نہیں ہے، یو نو دیٹ۔ مگر فارس وجہ ہے اس سب کی۔ وہ قدرے بلند آواز سے بولی، آنکھوں میں درد، بے بسی، نمی، سب ایک ساتھ ابھرا۔ اس کو پھنسانے کے لیے اس کے بھائی اور بیوی کو مارا گیا۔ فارس کا مطلب ہے مصیبت، اور میں اپنے بچوں کو ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ایک دفعہ کوئی مر جاتا ہے
तो वापस नहीं आता, भले तुम उसके लिए कितने इंतकाम लेते फिरो। सादी चंद लम्हे के लिए खामोश रह गया, मगर फिर मजबूती से उसकी आंखों में देखकर बोला, यू नो वट, सबसे ज्यादा मुसीबत में कौन लोग पड़ते हैं? जो सबसे ज्यादा मुसीबतों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। सी यू इन ऑफिस। और इसी संजीदा चेहरे के साथ वो जकिया बेगम को सलाम करता बाहर निकल गया। सारा ने अफसोस से सर झटका, फिर मुड़ी तो जकिया बेगम हफ्की से उसे ही देख रही थी। अम्मी, मैं किसी लेक्चर के मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। उनसे निगाह मिलाए बगैर वो बैग उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ गई। जब वो बाहर निकली तो सादी की कार दूर जा रही थी। कैस था लाजवाब लैला भी, जब सवाल एक की बका का था। इतवार की शाम यूसुफ साहब के घर पे कोई ऐसी धुन फिजाओं ने बखेर रखी थी जिसमें ना आवाज थी ना मौसीकी, सिर्फ कैफियत थी। खुशी की कैफियत। लाउंज में रौनक सी लगी थी। को के मेहमान कोई नहीं था, सब अपने ही लोग थे। उधर सामने सोफे पे नुदरत और फारिस के कजन जमाल भाई थे। उनकी बेगम थी, सारा की वालदा जकिया खाला थी। उनके हमरा शेफून का जोड़ा पहने अरसे बाद तैयार हुई नुदरत बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से महवे गुफ्तगू थी। गाहे बगाहे निगाह उठाकर मुकाबिल सोफों की सिमत भी देख लेती। जहां फारिस बैठा था, उसने ऑफ वाइट कुर्ता पहन रखा था। 3 हफ्ते कबल जेल से रिहा होते वक्त के बाद बेहद छोटे बाल अब कतरे बढ़कर अच्छे लग रहे थे। अलबत्ता खामोश था, संजीदा और खामोश। बस गर्दन बड़े अब्बा की तरफ मोड़े ध्यान से उनकी कोई बात सुन रहा था। बड़े अब्बा खुश थे, धीमा मुस्कुरा भी रहे थे। उन्होंने भी ऑफ वाइट नई शलवार कमीज पहन रखी थी। ताज़ा दम और सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। कभी फारस से कोई बात कहते तो कभी करीब बैठे निकाह खां कारी साहब से। ऐसे में सीम हथेलियों पे चेहरा गिराए सबसे ज्यादा उदास बैठा था। अगर नुदरत इसको गलती से देख लेती तो बिना आवाज के होंठ हिलाकर पूछने लग जाता, खाना कब लगेगा? और वो 3 दफा तो नुदरत का हाथ जूते तक जाते जाते रह गया। राहदारी से आगे बढ़ते जाओ तो जुमर के कमरे का दरवाजा आ जाता, वो बंद था। उसके पार अंदर भी गोया मसरूफ सा अंदाज लगता था। हुनैन अपने गुलाबी लंबे गाउन में मलबूस, खुले बालों में हेयर बैंड लगाए, सर झुकाए ड्रेसिंग टेबल पे खुला मेकअप का सामान ठीक कर रही थी। साथ ही अम्मी की कजन फरजाना खड़ी कुछ कह रही थी। फरजाना के शोहर अमजद भाई, जो जुमर के भी कजन होते थे, सादी के हमरा सामने काउच पे बैठे थे। सादी, जो बूरे कुर्ते में मलबूस था, कलम खोलते हुए निकाह के कागजात लिए काउच से उठा और झुककर उन्हें जुमर के घुटनों पे रखा, जो ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पे बैठी उनकी तरफ रुख किए हुए थी। उसने हल्के काम की सफेद लंबी मैक्सी पहन रखी थी। नीचे सिल्क का पजामा टखनों को ढके नजर आता था। कामदार दुपट्टे के किनारों की सबज पाइपिंग और कहीं कहीं सबज स्टोन्स के सिवा पूरा लिबास सफेद था। बाल सीधे करके ऊंचा जूड़ा बना था जिस पे दुपट्टा टिका था। मेकअप हल्का था, कानों में और गर्दन में नन्हे हीरे थे। वो खूबसूरत लग रही थी और पुरसकून भी। काफी सुकून से चेहरा झुकाए निकाह के कागजात के सफ़े पलटाए, फिर काजल से गहरी की हुई बुरी आंखें उठाकर सादी को देखा और सवालिया अबरू उठाई। ये क्या है? अमजद भाई की मौजूदगी के बाइस मुस्कुराकर पूछा। वो भी शरारत से मुस्कुराहट दबाए इतनी ही मासूमियत से बोला, इसे निकाहनामा कहते हैं। जी, मगर सादी, ये सेक्शन काटने से मैंने गालिबन मना किया था। मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में घूरते हुए पूछा। उसका इशारा हक तलाक की जानिब था। ये आपके वालिद की ख्वाहिश थी, जो मुझ जैसे ताबेदार पोते ने पूरी की। आपको कोई एतराज? जुमर ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए उसे देखा। मेरे वालिद से कहिए, जिस तरह मैंने कहा था वैसा ही निकाहनामा तैयार करके मुझे भिजवाएं। मैं दस्तखत कर दूंगी। कागजात उसकी तरफ बढ़ाए। सादी ने मुस्कुराकर कागज की बजाय उसका हाथ थामा, उसे आहिस्ता से स्टूल से उठाया और दरवाजे तक ले आया। दरवाज़ा खोला और सामने लाउंज का मंजर दिखाया। यहाँ से बड़े अब्बा और फारिस नजर आ रहे थे, क्योंकि वो मरकजी जगह पे बैठे थे। आप ये बात अपने वालिद को खुद जाकर क्यों नहीं कह देती? कितने खुश होंगे वो सुनकर, है ना?
इसी मासूमियत से सादी ने जुमर को देखा। जुमर ने उस तरफ चेहरा किया। अब्बा मुस्कुराते हुए फारिस से कुछ कह रहे थे। खुश, पुरउम्मीद, पहले से जवान। अब कुछ नहीं हो सकता था। वो तमाशा नहीं कर सकती थी। जुमर ने घूर कर सादी को देखा। तुम्हें पता है किसी की मर्जी के बरखिलाफ डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करवाना कितना बड़ा जुर्म है? जी। तो आप मुझे इस जुर्म में गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देती? वो फिर से मुस्कुराया। जुमर लब भींचे वहीं खड़ी उसे घूरती रही। तभी बड़े अब्बा की बात सुनते फारिस ने उन्हें देखने के लिए सर उठाया तो निगाह फिसली। राहदारी के सिरे पे कमरे के खुले दरवाजे पे वो सादी के साथ खड़ी थी। नीम रुख नजर आता था। दुपट्टा सर पे टिका था और नीचे पांव तक कुर्ता मैक्सी का फ्लेयर। वो सादी को देख रही थी। फारिस ने एक नजर उधर देखा, फिर फौरन चेहरा मोड़कर अब्बा को देखने लगा। मैं अब्बा से हिसाब बाद में ले लूंगी, और ये मत समझना कि एक सेक्शन काटने या ना काटने से मेरे हकूक पे कोई फर्क पड़ेगा। दरवाजे में खड़े उंगली उठाकर दबी आवाज में उसने तंबीहा की। वकीलों को 1001 तरीके आते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक कानून को ढालने के लिए। हफ्की से उसे देखकर मुड़ी और रस्मी मुस्कुराहट के साथ वापस स्टूल पे आकर बैठ गई। कमरे के बाकी लोग अपनी आवाजों के बाइस उनकी गुफ्तगू से यकसर अनजान रहे। वो बैठी तो सादी ने निकाहनामा उसके घुटनों पे रखा। उसके करीब झुककर उसने दुआया कलमात पढ़े। कलम उसके हाथ में दिया। क्या आप जुमर यूसुफ वल्द यूसुफ खान फारिस गाजी वल्द तहीर गाजी को 10 लाख रुपए हक महर सिक्का राइजुल वक़्त अपने निकाह में? वो लड़का संजीदगी से अक्दे निकाह की सतूर पढ़ रहा था। जुमर का सर झुका था और कलम उंगलियों के दरमियान था। मैं तुम्हें सिर्फ एक गोली मारूंगा, सिर्फ एक गोली। आई एम सॉरी जुमर। कबूल है, उसने सर हिलाकर हल्का सा कहा। मैं बेगुनाह था मैडम जुमर, मैं बेगुनाह था। कबूल है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कबूल है, आखिरी दफा कहते उसकी झुकी आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी, मगर उसने वो सब अंदर उतार ली। धड़ाधड़ मतलूबा जगहों पर दस्तखत किए, कलम और कागजात सादी की तरफ बढ़ाए। वो कोई दुआ पढ़ते उठा, जुमर के सर पे हाथ रखा, झुककर उसके बाल चूमे और कागजात लिए अमजद भाई के हमरा बाहर निकल गया। जुमर ने चेहरा उठाकर देखा तो हुनैन इसी तरह खड़ी थी और फरजाना बाजी अपनी बेटी के हमरा इसी तरह बोले जा रही थी, मगर वो जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मुबारक हो फुफो, हन्ना ने आहिस्तगी से निगाह मिलाए बगैर कहा। तो जुमर ने मुस्कुराकर सर को खम दिया, रुख वापस ड्रेसिंग मिरर की जानिब मोड़ा। अपना अक्स देखा, कामदार लिबास में वो अच्छी लग रही थी। अध खुले दरवाजे से बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थी, इजाबो कबूल के अल्फाज। उसने आईने में अपने अक्स को देखते जबरन मुस्कुराते वो आवाजें सुनी। फरजाना बाजी और उनकी बेटी बाहर निकल गई। हुनैन वहीं खड़ी रह गई। बाहर दुआ हो रही थी। जुमर ने झुककर ड्रेसर का दूसरा दराज खोला, 2 डिब्बियां निकाली, एक स्याह मखमली डिब्बी और दूसरी सुर्ख। पहली डिब्बी खोली तो वो अंदर से खाली थी, सिवाय नन्हे से कांट के जिस पे फारिस के लिखे अल्फाज की स्याही अभी तक वैसी ही थी। हन्ना ने जरा चौंक कर उसे देखा, जो साथ ही दूसरी नई डिब्बी भी खोल रही थी। उसके अंदर वाइट गोल्ड की नन्ही सी नथ रखी थी। देखो हन्ना, अब्बा ने मुझे शादी का क्या तोहफा दिया। जुमर 2 उंगलियों से नाक की लौंग उतारते हुए बोली। ये वापस रखनी थी और नई पहननी थी। हुनैन एकदम बेचैनी से सीधी हुई। आप ये मत उतारें। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। लौंग खोलते हुए उसके हाथ रुके। सवालिया निगाहों से हन्ना का चेहरा देखा। क्यों? ये ये अच्छी लग रही है, बस आप ये नथ मत पहने। क्यों ना पहने? आवाज पे दोनों ने मुड़कर देखा। नुदरत बड़े अब्बा की व्हील चेयर ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए जुमर के करीब आए, उसके सर पे हाथ रखा, मध्यम आवाज में कोई दुआ दी। हनैन इस दौरान बेचैनी से उंगलियां मरोड़ती रही। हाँ, तो क्यों ना पहने मेरी बेटी मेरा तोहफा। उन्होंने मसनूई हफ्की से हन्ना को देखा। क्योंकि ये नथ मुझे पसंद आ गई है।
پھوپھو کے پاس تو اس سے زیادہ قیمتی والی پہلے ہی ہے۔ یہ میں رکھ لوں ابا؟ لپک کر نت کی ڈبی اٹھائی اور معصومیت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ بڑے ابا مسکرا دیے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے خریدی تھی، اب کون سی بیٹی اسے رکھے یہ تم دونوں خود طے کر لو۔ کہتے ساتھ انہوں نے زمر کے چہرے کو بھی دیکھا، وہ بھی نرمی سے مسکرا دی۔ شور ہنا، یہ تمہاری ہوئی۔ وہ ڈھیلی کردہ لونگ دوبارہ کسنے لگی اور ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ تمیز ہے تم میں؟ ابا نے زمر کو شادی کا گفٹ دیا ہے، کسی کا گفٹ لینا کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ غصے سے لال پیلی ہوتی ندرت کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ 2 تھپڑ لگا دے اسے۔ تو باقی سب بھی تو ابا نے دیا ہے پپھو کو، اب مجھے اچھی لگ گئی تو کیا ہوا؟ وہ نروٹھے پن سے کہتی دبی مٹھی میں جکڑے کھڑی رہی۔ تم تو گھر پہنچے تمہیں سیدھا کرتی ہوں میں۔ ندرت نے اشارتاً مدعا سمجھا دیا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زمر بڑے ابا سے بات کر رہی تھی، پھر وہ مسکرا کر دوبارہ اسے کوئی دعا دیتے ندرت کے ہمراہ باہر کی طرف ہو لیے تو زمر اسی کی طرف گھومی۔ تو تم ناک سلوا رہی ہو، اچھا لگے گا تم پہ، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی۔ ابھی بس چند منٹ بعد میں اسے باہر جا کر مہمانوں کے سامنے بیٹھنا تھا، فارس کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی کندھے سے دوپٹے کی پن درست کرنے لگی۔ حنین ڈبی کھول کر نت کو یوں ہی چھیڑنے لگی، اور یہ تبھی تھا جب ان دونوں نے وہ آواز سنی۔ کھلی کھڑکی کے باہر گھر کی 4 دیواری تھی اور درمیان کی 4 فٹ کی گلی میں سعدی موبائل پہ عجلت میں بات کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مس حلیمہ، میں سوموار کو یعنی کہ کل صبح 10 بجے آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں؟ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ جھکائے کہہ رہا تھا۔ حنین اور زمر بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ نکاح کے فوراً بعد اسے اتنے مصروف وقت میں بھی وہ کسی کو یوں باہر نکل کر کال کر رہا تھا۔ زمر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی کھڑکی کے قریب آئی۔ اوکے، پھر میں 10 بجے پہنچ جاؤں گا، آپ؟ کہتے کہتے نگاہ اٹھائی تو کھڑکی کی جالی کے اندر دلہن بنی زمر کھڑی تھی۔ وہ آپ ہاشم کو کی بجائے آپ اوپر بتا دیجئے گا، کہہ کر جلدی سے کال بند کر کے زمر کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہوں، تو یہ حلیمہ کون ہے؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ سعدی نے اف کے انداز میں بوئیں بھینچ کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک میٹنگ کا ٹائم لے رہا تھا۔ اور کس سے میٹنگ؟ حلیمہ کے والدین سے؟ اللہ زمر، آپ بنا۔ اس نے شرمندہ سے ہوتے ہوئے سر جھلایا۔ مجھے واقعی اس کے باس سے ملنا ہے۔ اچھا، تو کون ہے حلیمہ کا باس؟ وہ اسی طرح مطمئن پرسکون سے پوچھ رہی تھی۔ سعدی نے سوچتے ہوئے تھوڑی کھجائی، کیا جواب دوں؟ 7 سالوں کی ساری یادیں امٹ کر آنکھوں کے سامنے آئیں، اور پھر وہ نیس کام کا ایک سائنسدان ہے، کام کے سلسلے میں ملنا تھا اس سے، آپ بنا۔ اور بہت خفگی سے سعدی ذوالفقار یوسف خان نے جھوٹ بول دیا، پھر واپس مڑ گیا، یہ جانے بغیر کہ آج اس نے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کر دی ہے۔ پہلی اسے کل آئین اسی وقت کرنی تھی۔ زمر مسکراہٹ دبائے اسے جاتے دیکھتی رہی اور حنین نے گہری سانس لے کر کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں اور لاؤنج میں بیٹھے مسکراتے بڑے ابا اور سنجیدہ سا بیٹھا فارس اور کھانا کھلنے کا انتظار کرتا سیم اور خوشی سے بار بار نم ہوتی آنکھوں کو پوچھتی ندرت اور کچن میں بھاگ بھاگ کر کام کرتا صداقت۔ وہ سب اس بات سے ناواقف رہے کہ ٹھیک 30 گھنٹے اور 12 منٹ بعد وہ سعدی یوسف کو کھو دیں گے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا؟ اور حابیل تھا بیڑوں کا رکھوالا، جبکہ قابیل تھا کھیت کا کسان۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ قابیل لایا اپنے باغ کا پھل، قدرے کم تر پھل، قربانی کے طور پہ اپنے رب کے لیے، اور حابیل لایا اپنے ریوڑ کے اول زاد صحت مند بھیڑ، اور خدا نے عزت دی حابیل اور اس کی قربانی کو، مگر قابیل اور اس کی قربانی کو عزت نہ بخشی۔ بس قابیل بہت غضبناک ہوا اور اس کا چہرہ بجھ گیا، تو پکارا خدا نے قابیل کو کہ کیوں ہو تم غصے میں، کیوں بجھ گیا ہے تمہارا چہرہ؟ اگر تم خالص نیکی کرو گے تو کیا وہ قبول نہ کی جائے گی؟ اور اگر تم نہیں کرو گے خالص نیکی
तो गुनाह तुम्हारी चौखट पे गात लगाए बैठा है और तुम उसकी ख्वाहिश के ताबे होगे। और काबिल बात करने लगा अपने भाई हाबील से। और ऐसा हुआ कि जब थे वो दोनों खेत में, तो काबिल उठ खड़ा हुआ अपने भाई हाबील के मद्दे मुकाबिल और कत्ल कर डाला उसे। बस पूछा खुदा ने काबिल से, कहाँ है तुम्हारा भाई हाबील? तो वो कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं हूँ अपने भाई का रखवाला? और इस पे खुदा ताला ने फरमाया, ये तुमने क्या कर डाला? तुम्हारे भाई के लहू की आवाज़ मुझे ज़मीन के अंदर से पुकार रही है, और अब तुम मालून हो इस ज़मीन पर, जिसने अपने लब खोल कर तुम्हारे भाई का खून तुम्हारे हाथ से जज़ब कर लिया है। अब जब तुम खेती बाड़ी करोगे तो ये ज़मीन तुम्हें नफ़ा नहीं देगी। एक मफरूर और आवारा गर्द की तरह भटकते फिरोगे तुम इस ज़मीन पे। बस कहा काबिल ने खुदा से, मेरी सज़ा मेरी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है। तौरात। अक़्द निकाह हो चुका था। जुमर को अंदर से लाया गया तो एक तरफ सीम और दूसरी तरफ सादी था। उसने सादी की कोहनी थाम रखी थी और इसी तरह कदम कदम चलती नरम मुस्कुराहट के साथ आगे आ रही थी। वहां मौजूद तमाम लोग उठ खड़े हुए, फारस भी। वो जुमर के चेहरे को नहीं देख रहा था, निगाहें सादी की कोहनी तक थीं। जिंदगी पचीदा हो गई थी। जुमर को उसके साथ बिठा दिया गया तो वो भी उसी संजीदगी से बैठ गया। बज़ाहिर वो नुदरत की तरफ मतवज्जो था, जो उससे कुछ कह रही थी, मगर किन आँखियों से उसका नीम रुख दिखाई दे रहा था। वो दुपट्टा और फिर घुटनों से नीचे मैक्सी का फ्लेयर दुरुस्त करती मुस्कुराकर किसी रिश्तेदार की मुबारकबाद का जवाब दे रही थी। उसने मेकअप हल्का कर रखा था और आम हालात में अपनी पुरकशिश शख्सियत से हटकर देखो तो वो जो महज मुतनासिब शक्ल सूरत की मालिक थी, आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब नुदरत झुक कर जुमर को कुछ कहने लगी। आंखें नम थी, जिनको वो बार बार पोंछती। वो जवाब में नजर नरम मुस्कुराहट से सर इस बात में हिलाती रही, मुबारक, सलामत, मिठाई। इस मुख्तसर सी तकरीब का आखिरी जुज़ मुकम्मल हो चुका तो सदाकत दूसरे मुलाजमों के साथ खाना लगाने लग गया। सीम ने सोफे पे बैठे बैठे गर्दन ऊंची करके आते जाते मुलाजमों की ट्रे देखनी चाहिए, तो हुनैन ने हाथ दबाकर उसे ठंडा किया। ये चावल और चिकन है, इतनी मेहनत ना करो, बारबेक्यू आखिर में है, मैं पहले ही देख चुकी हूँ। इत्मीनान से इतला दी। वो फारिस और जुमर के सोफे के करीब बैठी थी। दरमियान में सिर्फ बड़े अब्बा की व्हील चेयर थी। दफतन बड़े अब्बा हनैन की तरफ चेहरा करके कहने लगे, लड़की, क्या तुम वो नोज रिंग पहनोगी भी सही, या ऐसे ही ले ली मेरी बेटी से? अगर आपको लगता है कि आपकी इस बात पे गैरत में आकर मैं वो नथ वापस कर दूंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हुनैन हूँ। फूफो पे भी यही लॉन्ग सूट करती है, मैं नहीं चाहती कि वो इसे उतारे। वो बड़े अब्बा की जानिब चेहरा झुकाकर आंखें घुमाकर बोली, और फारस ने बेइख्तियार इसको देखा, मगर हनैन ने भरपूर कोशिश की कि वो फारिस की तरफ ना देखे। शायद उसे हंसी आ जाए, शायद ढेर सारा रोना। नुदरत ने भी सुन लिया था, काफी मलाल से, और हन्ना को घूरते हुए उसकी इस जुटाई को तफसील से बयान करते अफसोस करने लगी। फारस ने अपने पैर के अंगूठे को देखते पूरी बात सुनी, मगर चुप रहा। जुमर नरमी से इतना ही बोली, हन्ना ठीक कह रही है भाभी, मुझे ये लौंग बहुत पसंद है, मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती। फारस का सर झुका था, गर्दन में डूब कर उभरती गिल्टी नुमाया हुई। हुनैन बाल कान के पीछे अड़सती इधर उधर देखने लगी। ये कहाँ से बनवाई थी? फरजाना बाजी जुमर के इस तरह बैठते हुए पूछने लगी। ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे दी थी। आपको पता है ना, बच्चियां अपनी टीचर्स को ऐसे गिफ्ट्स देने के लिए क्रेजी होती हैं। मैं हमेशा वापस कर देती हूँ, मगर ये रख ली। वो जो वाक़तन इस लौंग के हसब नसब से नावाकिफ थी, सादगी से उनकी तरफ चेहरा किए बताने लगी। खाना लग चुका था। इश्तहा अंगेज खुशबू हर सू फैली थी। बातों, मुस्कुराहटों के शोर में फारिस बिल्कुल खामोश बैठा था। निगाहें सामने मेज पे जमी थी। पहलू में बैठी जुमर अपना कामदार दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। सीम ने खाने के लिए जाते उसके घुटनों पे फूल लाकर रखे थे। एक कली से उसके दुपट्टे का काम अड़ गया। वो उलझे तारों से उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, बार बार टहनी को खींचती, मगर वो अलग न हो पाती। वो बेइख्तियार गर्दन झुकाकर देखने लगा। वो गलत सिमत से खींच रही थी और मुसलसल हरकत पे
फारिस को उकताहट हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और टहनी खींच ली। जुमर ने चौंक कर उसे देखा, निगाहें मिली। उसकी रस्मी मुस्कुराहट मद्धम हुई, चेहरे पे बरहमी आई। मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं है, दबी दबी सी वो बोली और सख्ती से कामदार दुपट्टा छुड़ाया। जब तक जिंदा है याद रखिएगा। और कदरे दूसरी तरफ सिरक गई। चूंकि खाना डालकर इक्का दुक्का लोग इधर ही आ रहे थे, तो वो अगले ही लम्हे चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट ले आई। फारस ने कुछ नहीं कहा, महज लब भींचे सामने देखने लगा, जहां मेज के गिर्द खड़े लोग झुककर खाना निकाल रहे थे। मंजर तब्दील होने लगा, फिजाएं बदली। वक्त चंद साल पीछे गया। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उस शाम का मंजर नुमाया हुआ। उस मंजर पे ऐसी सर्दी छाई थी जैसे पुरानी किताबों में मिलने वाले सूखे फूलों पे छाई होती है। लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर उतरती शाम गहरी होती दिखाई दे रही थी। कोने वाली मेज पे घुंघरियाले बालों वाली लड़की बैठी चेहरा झुकाए कागज पे कुछ लिख रही थी। बाएं हाथ पहली कुर्सी पे वो पीछे होकर बैठा जुमर के कागजात को देख रहा था। झुके चेहरे के बाइस एक घुंघरियाली लट कागज को छू रही थी। दफतन साथ रखा छोटा पुराना नोकिया जरा सा बचकर खामोश हो गया। जुमर ने कदरे कौफत से सर उठाकर उसे देखा। एक तो लोग सिर्फ मिस्ड कॉल क्यों देते हैं? वो बुड़बुड़ाई, मूड ऑफ था और थकन ज़दा लगती थी। मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई और उसे कान पे लगाया। कलम उंगलियों में घुमाती मुंतजिर खामोश सुनने लगी। फिर कंप्यूटराइज्ड आवाज़ आई तो उसकी आंखों में ढेरों बेजारी उतरी। बैलेंस खत्म। झुंझलाकर फोन कान से हटाया और परस में हाथ डाला। इंसान का फोन खराब ना हो बस। ये किसका फोन है? वो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। मेरी अम्मी का, प्रीपेड है। परस से एक कार्ड निकाला। मैं पोस्ट पेड इस्तेमाल करती हूँ। वो खराब था तो आर्जी तौर पर यही सही। वो इतनी लंबी गैर ज़रूरी बात उससे नहीं किया करती थी। ये अब भी बस बुरे मूड में बोल गई। कार्ड निकाला और चेहरा झुकाए उसकी सिल्वर कोटिंग नाखून से रगड़ने लगी। फारस के अबरू भींचे, कदरे गैर आरामदेह सा वो आगे हुआ। ये और मुतजब्ब सा रुका। जुमर ने रगड़ता नाखून रोककर उन्हें आंखें उठाकर उसे देखा। जी, ये नाखून से नहीं स्क्रैच करते, इधर लाइए। जेब से चाबी निकालते हुए दूसरा हाथ बढ़ाया। जुमर ने एक नज़र उसके हाथ पे डाली, दूसरे कार्ड पे, और फिर कार्ड उसके हाथ पे रखा। फारस चाबी निकाल कर उठा और कार्ड स्क्रैच करते चंद कदम आगे चलता गया। लाइब्रेरियन की टेबल तक रुका, बॉक्स से वो टिश्यू निकाले और वापस आया। कुर्सी खींच कर बैठा, टिश्यू उसकी तरफ बढ़ाए। नाखून साफ कर ले, ये कोटिंग सेहत के लिए खतरनाक होती है। जुमन ने टिश्यू पकड़ लिए और फिर नाखून साफ करती उसको देखे गई। वह अब उसका मोबाइल उठाए कार्ड से नंबर देखकर टाइप कर रहा था। रिचार्ज करके मोबाइल उसके सामने रखा, फिर उसका चेहरा देखा। वो मुतजब्ब सी उसे देख रही थी। जब वो बोली नहीं तो फारिस को कहना पड़ा, अब मिला लीजिए कॉल। जुमर ने कुछ कहे बिना परस में हाथ डाला और कुछ निकाल कर सामने रखा। फारस ने चौंक कर देखा। वो प्लास्ट में लिपटे 9 कार्ड की स्ट्रिप थी। उनमें से 10वां कार्ड वो था जो उसने अभी अभी फीड किया था। कार्ड्स उठाते हुए, चाबी दोबारा जेब से निकालते वो मुस्कुरा दिया। और जुमर, वो सर झटकते हुए हंसती। थैंक यू। मुझे ये अंगूठे का नाखून उठाकर बताया। नाखून से नहीं करना। जब तक जिंदा रहूंगी याद रखूंगी। जर्द जमानों की शाम वक्त की धूल में मद्धम होती गई, यहाँ तक के नए और रंगीन मनाजर इतराफ में उभरने लगे। बातें, कह कहें, बर्तनों की आवाज़, खाने की खुशबू। वो सर झटक कर वापस हाल में आया। तकरीब जारी सारी थी। काश कोई हमसे भी पूछे, रात गए तक क्यों जागे हो? कसरे कारदार के ऊंचे सतून रात में भी रोशन नजर आते थे। ऐसे में फियोना लाउंज की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई और नौशेरवां के कमरे का दरवाजा बजाकर खोला। नौशेरवां अंदर नहीं था, गालिबन बाथरूम में था। मध्यम बत्ती जल रही थी। वो पानी की बकेट लिए बालकोनी की सिमत बाहर निकल आई। बारी बारी पौधों को पानी दिया। गाहे बगाहे निगाह उठाकर अनेक्सी की सिमत भी देख लेती, जहां सफेद पाँव को छूते लिबास वाली दुल्हन को एक खातून हाथ से पकड़कर गाड़ी से बाहर ला रही थी। फयूना ने इश्तियाक से गर्दन ऊंची करके देखना चाहा, मगर दुल्हन की पुश्त थी। वो मायूस होकर अंदर आ गई।
वापस जाते जाते स्टडी टेबल तक ठहरी। वहां कागज की खुली पुड़िया रखी थी, उस पे सफेद दानेदार शय रखी थी। उसने ठठक कर उस पुड़िया को देखा। बेएहतियात इत्तेजाबिया अबरू उठाई। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। फयूना चौंक कर उस तरफ देखने लगी जहां से वो आ रहा था, मलगजे लिबास और सुरख आंखों के साथ। वो बहुत सुस्त सा लग रहा था। फयूना नहीं हिली, वहीं खड़ी रही। नौशेरवां उसे देखकर चौंका, फौरन से पुड़िया को देखा, फिर अब्रू तन गए, बेजारी से सर झटका। जाओ, जाकर बता दो हाशिम भाई को कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। फयूना ने थूक निकला, बज़ाहिर मुस्कुराई। अगर मैं घर के एक फर्द की बात दूसरे को बताने वाली होती तो मिसिस कारदार मुझे पहले दिन ही निकाल देती। सर, मैं आपकी मुलाजिमा हूँ, आपके हुक्म की पाबंद हूँ। ताबेदारी से सर झुकाकर वो बोली तो शेरू मशकूक नजरों से उसे घूरता रहा। फिर स्टडी टेबल की कुर्सी खींच कर बैठा, चाबी के लोहे से टुकड़े को चूर चूर करने लगा। सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? कदरे हमदर्दी से उसने ड्रग पीसते शेरू के हाथों को देखा। मुझे किसी की मदद की क्या जरूरत? बेपरवाही से शान ने उचकाए, मगर आवाज में उदासियां घुल रही थी। मैं नौशेरवां कारदार हूँ। भाई कहता है तुम एक बड़े खानदान में पैदा होने वाले बड़े इंसान हो। मैं क्यों मदद मांगूंगा किसी से? वो जैसे खुद पे तंज कर रहा था। फयूना बकट पकड़े फिक्रमंदी से भुएं सुकेड़े 2 कदम आगे आई। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आप वाकई एक बड़े इंसान हैं। फयूना ने रुक कर मजीद खूबियों वाले सांप के लहके जोड़ने की कोशिश की, मगर शेरू की कोई खूबी याद नहीं आ रही थी। हुँ, सर झुकाए चाबी से पाउडर पीसते उसने इस्तेज़ा से सर झटका। पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा। मम्मी ने मेरा नाम नौशेरवां रखा। जानती हो इसका मतलब क्या होता है? फयूना ने नफी में गर्दन हिलाई। बादशाह, सुपर हीरो। हूँ। फिर सर झटका। बेइख्तियार एक मंजर याद आया। कोरिया जाकर अगवा का ड्रामा करने से चंद दिन कबल हुनैन को दिए जाने वाले डिनर में जब सब लाउंज में बैठे थे तो जवाहरात ने नुदरत की किसी बात के जवाब में कहा था, मुझे नहीं लगता, मुझे अपने छोटे बेटे के नाम से ज्यादा कोई नाम पसंद है। नौशेरवां एक बड़ा बादशाह, एक बड़ा हीरो, सुपर हीरो। फखर से गर्दन तन कर नौशेरवां को देखते हुए उसकी माँ मुस्कुराकर बोली थी। वो भी जरा सा मुस्कुराया और वो तेज तर्रार लड़की, वो शदीद इरिटेटिंग हनैन। वो फौरन शादी के करीब झुकी और कान में सरगोशी की। भाई, अगर ये लूजर सुपर हीरो है तो मैं तो फिर हेलन ऑफ ट्रॉय हूँ। और सादी ने बहुत दिक्कत से अपनी मुस्कुराहट रोककर उसको चुप रहने को कहा, क्योंकि नौशेरवां करीब ही बैठा था और उसने सुन लिया था। मेरे नाम से लेकर मेरी शख्सियत तक मेरी हर चीज का मजाक बनाते हैं वो दोनों। चाबी जोर जोर से पाउडर पे दबाता वो कह रहा था। यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक वो सादी, वो हमेशा मेरा कंपटीशन बना रहता है। मम्मी की नज़र में, हाशिम भाई की नज़र में वो बहुत आला चीज़ है। और मैं क्या हूँ? एक लूज़र? उसकी आवाज़ से उकताहट मफकूद होकर दुख में बदलती जा रही थी। फयूना तासुब से उसे देखती सुनती गई। उसने मेरा हर रिश्ता ख़राब किया है। मम्मी को मेरी शिकायत लगाता था, तब से अब तक मम्मी मेरी तरफ से इनसिक्योर रहती हैं। हाशिम भाई को वो अगवा वाली बात बताई, वो आज तक मुझ पे भरोसा नहीं करते। कभी मेरा फ़ोन ले लेते हैं, कभी मुझे झिड़क कर कहते हैं कि शेरू तुम कुछ नहीं करोगे, जैसे मैं तो अब काबिल एतबार रहा ही नहीं। पता नहीं क्या कर बैठूं। चाबी परे डाली और गहरी सांस लेकर टेक लगाई। चेहरा अब बालकोनी के दरवाजे की तरफ था और वहां से आती रोशनी में उसकी आंखों में कुछ भीगता दिखाई दे रहा था। और मेरे डैड, उसने डैड और मेरे दरमियान इतना फासला पैदा कर दिया कि मैं उनकी मिन्नतें करता रहा वो मुझे माफ कर दें, मगर वो मुझसे बात ही नहीं करते थे। उसने आंखें बंद की। जख्म फिर से ताज़ा हुए। उस रात तो मैंने सोच लिया था आज सोने से पहले मैं उनके पास जाऊंगा, उनके गले लग जाऊंगा और इस दफा वो मुझे माफ कर देंगे। और उसी रात फियोना
मेरे डैड मर गए। फयूना को एहसास हुआ कि बेखुदी के आलम में बंद आंखों से बोलता शेरू गालिबन मंशियात के ज़ीरे असर है। स्टडी टेबल के करीब बिन में खाली पुड़ियाँ ताज़ा ताज़ा गिराई नजर आ रही थीं और वो इस हाल में मरे कि वो मुझसे नाराज़ थे। मुझे लगा शादी इससे बड़ा नुकसान मुझे नहीं पहुंचा सकता, मगर करब पड़ा उसने पहुंचाया। वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसने उसी को ब्लैकमेल किया और फिर मेरे और उसके रिश्ते को इतना पेचीदा कर दिया कि हाशिम भाई और मम्मी। आंखें खोली, नफ़ी में सर हिलाया। अब वो कभी मुझे इस लड़की के साथ ताल्लुक़ रखने की इजाज़त नहीं देंगे। शादी ने मेरे हर रिश्ते को ख़राब किया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो सुस्त ढीले अंदाज में नफ़ी में सर हिलाते खिड़की को देखते कहे जा रहा था, एक दिन मैं उससे इंतकाम लूँगा, हर चीज़ का इंतकाम। ज़रा देर को ठहरा, अब तुम जाओ फियोना, और दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। फयूना कदरे गड़बड़ाकर जी अच्छा कहती बाहर निकल गई। नौशेरवां कुर्सी पे बैठा इसी तरह बाहर की रोशनी को देखता रहा, जो कमरे का अंधेरा दूर करने के लिए अब भी नाकाफी थी। खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। वो कितनी ही देर इधर बैठा रहा, फिर मध्यम सी दस्तक हुई तो उठा। अंदाज पहचानता था। सो साइड टेबल से माउथ फ्रेशनर उठाकर मुंह में स्प्रे किया और चेहरे पे बशाशत लाता दरवाज़ा खोला। हाशिम कॉफ़ी का मग पकड़े सामने खड़ा था। सादी ने मेरी सेक्रेटरी को फ़ोन किया है, वो सुबह आएगा हमसे मिलने। हम तीनों को वहाँ होना चाहिए, एक ख़ानदान की तरह हूँ। मग से घूंट भरकर उसे नीचे करते हुए संजीदगी से ताकीद की। वो मुतमिन और पुरएतमाद लग रहा था। नौशेरवां ने हल्के से असबात में सर हिलाया। मैं तैयार रहूँगा। गुड। उसकी निगाहों और अल्फाज के अजीब से अंदाज को वह महसूस करता, मगर जेब में रखा मोबाइल बजा। वो पैगाम चेक करता अपने कमरे तक आया। मग और फ़ोन स्टडी टेबल पे धरा और बालकोनी के दरवाजे में खड़ी सोनी को पीछे से आकर बाजुओं में उठाया, उसका गाल चूमा और चेहरा अपनी तरफ किया। वो गर्दन पीछे फेंक कर हंसने लगी। बाबा, उधर कौन आया है? चेहरा सीधा करके उसने चमकदार शरारती आंखों से पूछा। हाशिम ने बालकोनी के पार देखा, जहां रात उतर चुकी थी और नीचे अनेक्सी की बत्तियां जल रही थीं। एक कार वापस जा रही थी, सादी की कार, और बरामदे में सफेद कुर्ते में खड़ा फारिस कार को जाते देख रहा था। हाशिम मुस्कुराया। हमारी फैमिली में एक नाखुशगवार इजाफा। सुबह मुलाकात करेंगे इनसे भी। बॉबी महफूज सा होकर खुद से बोला और सोनिया को उठाए स्टडी टेबल की तरफ आया, जहां लैपटॉप खुला था और चंद फाइल्स उसकी मुंतजिर थीं। बाबा अब काम करेंगे और सोनी अब सोने जाएगी, ठीक? वो कुर्सी धकेल कर बैठते हुए उसे कह रहा था, जब मोबाइल बज उठा। नंबर देखकर हाशिम ने बेचैनी से उसे उठाया। हाँ खबर, आप दुरुस्त थे, शादी फरिश्ता नहीं है, मुझे कुछ मिला है। दूसरी तरफ खावर बोलता जा रहा था और हाशिम मुस्कुराकर सुनता गया। पूरे जिस्मो जान में गोया सुकून सा फैल गया। जबरदस्त खाबर, तुमने एक दफा फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे लिए कितने अहम हो। कल हम एक साथ इस लड़के को कन्फ्रंट करेंगे। मुस्कुराकर उसने मोबाइल रख दिया। दीवार के पार नौशेरवां अपने कमरे में ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ा था। वार्डरोब खुला था, टाई रैक्स, कफलिंग्स, कोट शर्ट्स। उसने आहिस्ता आहिस्ता हर रैक से एक एक चीज चुननी शुरू की। ना टॉम फोर्ड का सूट, हैरी रोजन की शर्ट, जैगना की टाई, लिबास का चुनाव करके उसे सामने लटकाया। फिर इसी खामोशी से एक अलमारी का पट खोला। अंदर सेफ नस्ब था। उसने कोड दबाया तो नन्ना दरवाजा बाहर को खुला। शेरू ने हाथ अंदर डालकर निकाला तो उसमें एक गलत की स्याह चमकती पिस्तौल गन थी। G41 ब्रांडेड, ताज़ा मॉडल। उसने गोलियां निकाली और उन्हें मैगजीन में भरने लगा। एक, दो। तुमने दो कचरे के डिब्बे देखे हैं जिन पे यूज में लिखा होता है। पाँच, छः। हाँ नौशेरवां, मेरे बहन भाई ने तुम्हारे जैसी चीजें कम ही देखी हैं। 10,
11। तमीज से बात करो मेरी बहन से। चलो हन्ना यहाँ से। 12 और ये हुए मुकम्मल 13। भरा हुआ पिस्तौल उसने उलट पुलट कर देखा। इस भारी लोहे के हाथ में आ जाते ही जिस्म में गोया करंट सा दौड़ने लगा। गर्दन मजीद अकड़ गई। लबों पे तनफ्फर बड़ी मुस्कुराहट आ गई। नहीं हाशिम भाई, आप सादी यूसुफ को नहीं संभाल सकते। पिस्तौल पे नजरें जमाई वो खुद से बड़बड़ाया। ये वो मसला है जिसे मैं खुद संभाल लूंगा। कल का दिन उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। बस बहुत हो गया। एक मजबूत अज़म के साथ उसने कल के लिबास के अंदर पिस्तौल रखा और फिर बिस्तर की तरफ चला गया। ये कुर्ब क्या है कि तू सामने है और हमें शुमार अभी से जुदाई की सातें करनी। जिस वक्त हाशिम और नौशेरवां अपने अपने इरादों को सोचने में मसरूफ थे, इनेक्सी के बाहर से सादी की कार गेट की जानिब बढ़ रही थी। फारिस बरामदे में खड़ा अलविदाई अंदाज में उनको जाते देखता रहा। अंदर घर में सन्नाटा था। उसका घर, जुमर का सामान, हर शय तरतीब देकर सारे काम खत्म करके नुदरत जो रुखसती के साथ ही इधर आ गई थी, अब इस गाड़ी में बैठी वापस जा चुकी थी और पीछे घर बिल्कुल खामोश और वीरान सा हो गया था। लाउंज में खड़े फारस ने गर्दन उठाकर ऊपर जाते लकड़ी के गोल जीने को देखा, जिसके एहतताम पे 2 बेडरूम थे। एक वो जो कभी फारस और सरताशा का हुआ करता था, और दूसरा वो जिसमें इस वक्त वो बैठी थी। वो गहरी सांस लेकर कदम कदम जीने चढ़ने लगा। लकड़ी पैर के नीचे हल्की सी चटक थी। खामोशी में इर्तियाश पैदा हुआ। वो ऊपर आया। उसके कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर सर्द रोशनियां जली थीं। सिंगार मेज और दूसरी 2 मेजों पे फूलों के 3 बुके रखे थे। वो भी सादी ने रखे थे। इसके अलावा कोई शय ऐसी ना थी जो सजावट कहलाई जा सकती थी। चौखट में खड़े होकर उसने देखा। बेड खाली था। निगाहें आगे फिसली। वो ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पे बैठी थी। फारस की तरफ पूछती थी, मगर आईने में उसका अक्स दिखाई देता था और चौखट में खड़ा फारस भी नजर आता था। वो मसरूफ सी बूंदे उतार रही थी। कामदार दुपट्टा सर पे था और आंखों का काजल अब भी ताज़ा था। सब जा चुके हैं। वो वहीं खड़े खड़े हल्के मगर स्पाट अंदाज में बोला, आपका सामान मैंने इधर रखवा दिया था। किचन नीचे है और इसमें तकरीबन सब कुछ मौजूद है। आपकी ड्रेसिंग टेबल पे इस घर की डुप्लीकेट चाबियां पड़ी हैं आपके लिए, सिवाय। वो रुका। नीचे बेसमेंट के उसके लॉक की चाबी मेरे पास होगी। इसमें मेरी बीवी की बहुत सी चीज़ें हैं और मैं नहीं चाहता कि इनको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। बाकी पूरा घर आपका है, जो चाहे करे। वो आईने में खुद को देखते दूसरा बुंदा उतार रही थी। जब वो खामोश हुआ तो उसकी तरफ देखे बगैर बोली, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। आप अपने अल्फाज ज़ाया ना करें। बुंदा उतार कर चेहरा झुकाए उसी ज्वेलरी बॉक्स में रखा। फारस चंद लम्हे भींच लब भींचे खामोश खड़ा रहा, फिर जाने को मुड़ा और जैसे ना चाहते हुए पूछा, क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? जुमर ने चेहरा सीधा किया और टिका उतारने लगी। सिर्फ यही कि मेरे सामने कम से कम आया करे। मुझे बहुत कुछ याद आने लगता है। फारस की आंखों में नागवारी उभरी, जो उसने बामुश्किल जब्त की। ऐसे बात मत कीजिए जैसे आप मुझे जानती हैं। टिक्का उतारते उसके हाथ रुके। वो स्टूल से उठी, उसकी जानिब घूमी, आंखों में चुभन लिए उसे देखा। मैं जितना आपको जानती हूँ उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। और फिर और फिर भी आपने मुझसे शादी कर ली। आपको पता है मैंने आपसे क्यों शादी की है? वो भी इतनी ही बेजारी से कहकर घूम गई और आईने में देखती टिक्का उतारने लगी। मुझे नहीं मालूम था आप इतनी जालिम हैं। चौखट में खड़े सीने पे बाजू लपेटे वो उसे देखते हुए आहिस्ता से बोला था, तो जुमर ने पिन निकालते हुए उसके अक्स को तेज नजरों से घूरा। आप इस सब के हकदार हैं। ये मत समझिए कि जेल से निकलने के बाद आपकी सजा खत्म हो गई है। अच्छा। उसने अबरू उठाकर उसे देखा। वैसे क्या करेंगी आप मेरे साथ? मुझे भी तो बताइए। दीवार से टेक लगाए वो उसको मुसलसल देख रहा था। मेरा और अपना वक्त जाया मत कीजिए और जाइए यहाँ से। अगर आप कुछ देर मजीद यहाँ ठहरे तो खुदा की कसम मैं। दबे दबे गुस्से से उसने एक नजर फारस पे डाली और दूसरी फलों की टोकरी पे रखी छुरी पे। कुछ कर बैठूंगी।
فارس نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ آنکھوں میں افسوس در آیا۔ گڈ نائٹ کہہ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، نظریں ابھی تک اس پہ تھی۔ وہ ان الفاظ پہ تیزی سے چوکھٹ تک آئی، دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے گڈ نائٹ فارس کہہ کر دروازہ زور سے بند کیا۔ لوک کے 2 کلک ہوئے اور اندر سے مقفل ہو گیا۔ فارس نے گہری سرد سانس خارج کی، ہلکے سے سر جھٹکا اور مڑ گیا۔ اپنے کمرے میں آیا تو وہاں مرکزی دیوار پہ آج بھی زرتاشا اور اس کی تصویر آویزہ تھی۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی اور مسکرا رہی تھی۔